गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम अपना बायो का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने केमिस्ट्री पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बायो का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों के शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, चाहे वह आपका पोषण है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, मीन्स जीवों को जीने के लिए जिन अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है उनके बिना उनका जीवन संभव नहीं होता है, उन क्रियाओं को हम प्रक्रम कहते हैं। और क्योंकि जीव के शरीर के अंदर हो रही है, सजीव के शरीर के अंदर हो रही है, इसीलिए इनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उससे पहले एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम पर्टिकुलर प्रोसेस पर आएंगे। जैसे सबसे पहले आप पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये डिफरेंट आपके प्रोसेस आएंगे। तो यहाँ एक मैं आपको सिंपल रीडिंग करा रही हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, इन्होंने बताया है कि हम जैव तथा अजैव मीन्स सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सभी जानते हैं, सभी ने अपना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सजीव क्या होते हैं जिनमें जीवन होता है, निर्जीव क्या होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनमें अंतर करते हैं। उदाहरण दिए हैं इन्होंने कहा है कि यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है, क्योंकि इसमें जीवन है। ये दौड़ रहा है, वो खाना खा रही है, गाय जुगाली कर रही है, कोई इंसान चीख रहा है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? तब आप बताइए, तब तो ये कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? आइए पता करते हैं। हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। तो एक और फीचर आ गया कि वो अगर चीख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब तो सजीव हैं। लेकिन अगर वो क्रिया नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तब वो निर्जीव हो गए, तब उनमें दूसरी क्रिया चल रही है जिसको हम कहते हैं सांस लेना। मीन्स वो सांस ले रहे हैं। पौधों के बारे में अगर बात करें तो पौधे कैसे सजीव होते हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? तो फिर मीन्स अलग अलग फीचर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही फीचर से सजीव को डिफ़ाइन करेंगे। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सजीव में होते हैं, लेकिन किसी में कोई दिखाई देता है, किसी में किसी समय कोई दिखाई देता है। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं तो वृद्धि हो गई, मीन्स सजीव हैं आपके। क्यों? क्योंकि निर्जीव में वृद्धि आपने पढ़ा नहीं होती है, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। आपको यही पॉइंट मैंने बताया अभी कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं शरीर में। तो किसी में कोई दिखाई देता है, किसी में दिखाई नहीं भी दे रहा है, लेकिन वो सजीव की कैटेगरी में आएगा। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती वह भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन की परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। मीन्स अगर कोई गति कर रहा है तभी वह सजीव होगा, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, लेकिन वह तब भी सजीव है क्योंकि उसमें और क्रियाएं होती हैं। उनकी पत्तियां तो हिलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पर उनमें गति हो रही है। बाकी जितने जीवों के प्रक्रम हैं वह सब उनमें पाए जाते हैं। आगे और देखते हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है अणु और परमाणुओं की गतियां। क्या ये अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? क्या आप इसको सजीव की गति कह पाएंगे? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव वैज्ञानिक से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। आपने पढ़ा है कि विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। याद रखिएगा कि जो विषाणु हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कैसे? जब तक विषाणु शरीर से बाहर है तब तक वह निर्जीव है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव की बॉडी में एंटर कर जाता है, किसी सजीव की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है? वह सजीव हो जाता है। इसलिए दोनों के बीच की उसको संयोजी कड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि वास्तव में विषाणु के अंदर कोई आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते।
अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि क्या ये वास्तव में सजीव हैं या नहीं है, इसलिए अभी हमने इनको बीच की कड़ी मान लिया है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। मीन्स एक निश्चित है, आपने पढ़ा है कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उनमें ऊतक होते हैं। अब कोशिकाओं से हम ऊतक बना लेते हैं, ऊतकों से फिर अंग बन ऊतक तंत्र, फिर अंग से अंग तंत्र, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। और ये काम कौन करता है? ये काम प्रोटीन करती है। आपने पढ़ा है प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाएं जो टूट जाती हैं उन कोशिकाओं की मरम्मत करती है। इसीलिए शरीर की पुनर्वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। मीन्स अब आप ये देखेंगे कि सजीवों में कौन कौन से आपके अनुरक्षण मीन्स कौन कौन से प्रक्रम हैं जो उनके जीने के लिए, उनकी लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के अपने टॉपिक की, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम की, और आज का हमारा टॉपिक है कि जैव प्रक्रम, यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपने देखा कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वह कोई विशेष कार्य नहीं करते। और इसका उदाहरण आपने पहले देखा कि अगर कोई जीव सो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सजीव से निर्जीव हो गया। तो आपको यही बात बताई गई है कि अनुरक्षण कार्य मीन्स बॉडी में जो प्रोसेस हैं वो लगातार चल रहे हैं। वो तब भी कार्य करते हैं जब आप कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम, देखिए आगे क्लियर किया इन्होंने, जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी ये अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आपको क्लियर किया गया है, कहा गया है कि वह सभी प्रक्रम मीन्स प्रोसेसेस, वह सारी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं बॉडी के लिए, शरीर के लिए, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मीन्स आपने देखा है कि अगर हमारे घर पर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, सपोज़ एक टेबल ख़राब हो गई है, उसकी मरम्मत करानी है, तो मरम्मत कराने के लिए जब आप कारपेंटर को, बढ़ई को बुलाएंगे और जब वो उसको ठीक करेगा तो ठीक वो कब कर पाएगा? जब वह हेल्दी होगा, बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ठीक करने के लिए, उसको ठोकने के लिए उसको एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। सेम थिंग इज़ हेयर। मीन्स हमारी बॉडी में भी क्या है, कहीं पर कोई टूट फूट है, कहीं पर कोई मरम्मत होनी है, कोई कोशिका रप्चर हो गई है, तो उसके लिए आपको उसका अनुरक्षण करना है, उसकी रक्षा करनी है, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सभी जानते हैं कि ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है बट आप समझिए, उसने कहा है कि ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऊर्जा बाहर से आ रही है क्योंकि शरीर में तो प्रोड्यूस हो नहीं रही है। अब बाहर से ऊर्जा शरीर के अंदर आनी है, वो कैसे आएगी? अब आप आगे समझ जाएंगे कैसे आएगी। देखिए, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट कि हमें हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हो रही है या हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा में बाहर से मिलती है, सभी जानते हैं भोजन से मिलती है। अब भोजन शरीर के अंदर कैसे जाएगा? कोई तो प्रक्रम होगा, कोई तो प्रोसेस होगा। तो उन्होंने बताया कि आपको जो ऊर्जा है वो भोजन से मिली, और भोजन शरीर के अंदर जो हमने लिया उस क्रिया को पोषण कहा। अभी ऊर्जा नहीं मिली है शरीर को, भोजन मिला है। अभी एक क्रिया और होगी जिससे आपको इस भोजन से फिर क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी।
यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। मीन्स बड़े होने के लिए आपसे कहा जाता है कि आपको पौष्टिक खाना खाना है। क्यों खाना है? वही नहीं खा रहे, हम एक ही तरह का फूड खा लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको कहा जाता है कि भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और आपको सभी को लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि आपके शरीर की वृद्धि के लिए इन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। इनके बिना आपका शरीर एक प्रॉपर मैनर में, एक सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार से पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे मीन्स स्टेप वाइज और एग्जाम्पल के द्वारा हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में जैव प्रक्रम चलते हैं या हमारे शरीर में अनुरक्षण के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। ये लाइन आपकी एक दूसरे जैव प्रक्रम की तरफ संकेत कर रही है कि आपके शरीर में जाकर आपने जो भोजन खाया है, जो पोषण किया है, अब उससे आपको क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी। कैसे मिलेगी? अभी आपको आगे समझाया जाएगा। ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, कल ही आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। विघटन भी आपने पढ़ा है, वियोजन अभिक्रिया भी आपने पढ़ी है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन में उपयोग करना श्वसन कहलाता है। पोषण के बाद अब हम आ गए आपका एक दूसरे जैव प्रक्रम पर, जिसका नाम है श्वसन। मीन्स आपने बाहर से भोजन खाया जो ऊर्जा का स्रोत है। भोजन खाने का जो प्रोसेस है वो पोषण है। अब भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, वो दूसरा जैव प्रक्रम होगा और उसका नाम है श्वसन। और इस श्वसन की क्रिया में जो भोजन को तोड़ेगा वो कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगी। और जब ऑक्सीजन करेगी तो हम कहेंगे कि भोजन का उपचयन हो गया, भोजन का ऑक्सीकरण हो गया और जीव को क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। उसके बाद अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है। आपने पढ़ा है 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं आपके एक कोश के और एक होते हैं बहुकोश के। एक कोश के जीवों में केवल एक कोशिका होती है, जितने भी जैव प्रक्रम हैं वो सारे एक ही कोशिका के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, जो बहुकोशिकीय जीव है, उसमें अलग अलग काम के लिए, अलग अलग प्रक्रम के लिए कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। मीन्स अभिकल्प कैसा होता जाएगा? जटिल होता जाएगा। और जब जटिल होता जाएगा तो जो गैसों का आदान प्रदान है, जो ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया है, वह भी अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा और ऊतक के द्वारा होती जाएगी। तो यही समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है कि जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तो शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है। तब क्या होता है? सेम आप देखिए, बहुकोश के जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मीन्स केवल आप सोचें कि विसरण के द्वारा, जैसे कि अमीबा के शरीर में होता है, विसरण के द्वारा सभी क्रियाएं पॉसिबल हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोश के जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि बहुकोश के जीवों में हर कार्य के लिए अलग अलग अंग आ जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उसके संगठन से परिचित हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी
विशिष्टीकृत ऊतकों का ही कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए फिर हमें एक और तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, वहन तंत्र। आप समझ लीजिए, आपका किचन में आपका भोजन है, उस भोजन से आपको ऊर्जा मिलनी है, और एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, उस भोजन को उसे खा के ऊर्जा मिलनी है। कैसे वो भोजन पहले किचन में पकेगा, भोजन वहाँ से बनेगा, कोई उसे लेकर जाएगा, तो प्रोसेस चलेंगे। लाइकवाइज आपके शरीर में भी इसी तरीके से होगा। आप पहले बाहर से भोजन खाएंगे, भोजन खाने की क्रिया, लेने की क्रिया पोषण हो गई, फिर आप ऑक्सीजन लेंगे, मीन्स सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ये ऑक्सीजन जाकर भोजन को तोड़ देगी, वह क्रिया आपकी श्वसन हो गई। अब आपको शरीर को ऊर्जा मिल गई जो इकट्ठी है एक जगह। अब क्या होगा, अब पूरे शरीर में इसको सर्कुलेट होना है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे अंग हैं। अब क्या होगा, एक दूसरा प्रक्रम, दूसरा सिस्टम हमारा वर्क करेगा, जिसको हम कहते हैं वहन तंत्र। क्लियर हो गया पॉइंट। अभी आप और देखेंगे, अभी बहुत सारे सिस्टम आएंगे आगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। ये भी आप ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और कार्बन का जो स्रोत है, मीन्स भोजन जिसमें आपका ग्लूकोज है, ये आपके ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ बनती है तो जब आपने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो सह उत्पाद भी बनते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। सेम थिंग हमारी बॉडी में हो रहा है कि जो क्रियाएं हो रही हैं, श्वसन हो रहा है, उसमें और प्रोडक्ट भी बनेंगे और हो सकता है वो प्रोडक्ट, वह उत्पाद हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो शरीर के लिए जो चीज़ हानिकारक है, नाउ वी हैव टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। अब हमें इन्हें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने का काम श्वसन तंत्र करेगा नहीं, वहन तंत्र नहीं करेगा, पाचन तंत्र नहीं करेगा, फिर एक और तंत्र काम करेगा जिसको हम कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। और ये आपका यहाँ आ गया कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मीन्स आपने देखा कि शरीर, बहुकोश के जीवों के शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए परिकल्पित होते हैं। तो आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। मीन्स अब हम इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, वहन तंत्र क्या है, जनन तंत्र क्या है। अब हम अपने शरीर के हर प्रक्रम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।